नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही संवेदनशील और अहम मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हाल ही में कोलकाता में जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहेंगे। उस त्रासदी को एक शुरुआती बिंदु मानकर हम भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के सिस्टमैटिक कारणों को डिकोड करेंगे। ये समझेंगे कि कैसे ये कोई छिटपुट अपराध नहीं, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था और समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई समस्या है। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी कोलकाता की त्रासदी से, फिर हम बढ़ेंगे उन कड़वे आंकड़ों की तरफ जो हर दिन की सच्चाइयां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जन आक्रोश की उन शर्तों पर जो समाज तय करता है। फिर अपराधियों की प्रोफाइलिंग, इसके सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की संस्कृति, और अंत में एक बहुत ही ज़रूरी 3 आयामी समाधान पर। ये एक ऐसा रोड मैप है जो हमें घटना से लेकर उसकी गहरी मनोवैज्ञानिक जड़ों तक ले जाएगा। तो चलिए खंड 1 से शुरू करते हैं, कोलकाता की त्रासदी और संस्थागत विफलताएं। यहाँ हमारा ध्यान 2024 की आरजी कर अस्पताल की घटना पर है, लेकिन सिर्फ अपराध पर नहीं, बल्कि उसके बाद जो पूरा सिस्टम फेल हुआ उस पर है। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो पहले दिन अस्पताल में अपराध दर्ज होता है, तीसरे दिन तक आते आते मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला जाता है, फिर 5वें दिन देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं और उसी बीच अस्पताल में भयंकर तोड़फोड़ मच जाती है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दूसरे हफ्ते तक कलकत्ता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और केस सीधा सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया। कोर्ट ने बड़ी साफ बात कही कि राज्य पुलिस से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है और इसी वजह से जांच सीबीआई को दी गई। और ये भरोसा उठने की वजहें भी बहुत स्पष्ट थीं। सोर्स के मुताबिक अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें सस्पेंड करने की बजाय किसी दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। एफआईआर दर्ज होने में घंटों की देरी हुई। हद तो तब हो गई जब पीड़िता के माता पिता को घंटों तक शव तक नहीं देखने दिया गया और शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने की भी कोशिशें हुईं। इसी अफरा तफरी में 25 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री का अपनी ही सरकार के खिलाफ निकाला गया विरोध मार्च। सच कहूं तो सोर्स ने इसे काफी अजीब और सवालों के घेरे में बताया है। अब आते हैं खंड 2 पर, आंकड़ों की सच्चाई और ये जो एक दैनिक संकट है। अक्सर होता यह है कि जब कोई बड़ी घटना हेडलाइंस बनती है तब तो खूब चर्चा होती है, लेकिन उन दिनों का क्या जब ऐसी खबरें टीवी पर नहीं होती। साल 2012, 2019, 2020 और अब 2024, निर्भया से लेकर कोलकाता तक, इन खास सालों में हमने देखा है कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये अपराध सिर्फ तभी होते हैं जब कैमरे चालू होते हैं या जब लोग सड़कों पर उतरते हैं। असल में ये हर एक दिन की कड़वी सच्चाई है। तो यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? 2022 का एनसीआरबी डेटा बताता है कि भारत में हर दिन, जी हाँ, हर सिंगल डे ऐसे 85 मामले दर्ज किए जाते हैं। अगर साल भर का हिसाब लगाएं तो ये आंकड़ा 31,000 को भी पार कर जाता है। और याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ उन मामलों की गिनती है जो पुलिस तक पहुंचते हैं। जरा इस गणित को समझिए। 2012 से 2022 के इन 10 सालों में भारत की जनसंख्या 1.14 गुना बढ़ी है, लेकिन सोर्स के अनुसार ठीक इसी समय में ऐसे दर्ज अपराधों की दर 1.14 नहीं बल्कि 1.25 गुना बढ़ गई। मतलब समझ रहे हैं, इन अपराधों के बढ़ने की रफ्तार हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी कई ज्यादा तेज है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। अब रुख करते हैं तीसरे खंड की ओर, जन आक्रोश की शर्तें और समाज का पाखंड। हर कोई कहता है कि ये अपराध गलत हैं, लेकिन अक्सर इस गलत के साथ कुछ अगर और मगर जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान देखिए। उनका कहना था कि 80 से 90% मामलों में लड़के लड़कियां एक दूसरे को जानते हैं और झगड़ा होने पर लड़कियां आरोप लगा देती हैं। सोर्स निष्पक्ष रूप से ये दिखाता है कि कैसे राजनेता या पत्रकार अक्सर मामलों को लव अफेयर का नाम दे देते हैं। इस तरह के बयानों से साफ पता चलता है कि समाज के बड़े और प्रभावशाली लोग भी किस तरह पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसी तरह का एक और बेतुका तर्क गोवा के मुख्यमंत्री के इस बयान में झलकता है। लड़कियां रात में बाहर क्यों थीं? अक्सर पीड़िता के कपड़ों या उसके घर से बाहर निकलने के समय पर सवाल उठाए जाते हैं। सोर्स इन बातों को सिरे से खारिज करता है। अपराध इसलिए नहीं होते कि कोई लड़की रात में बाहर है, अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि अपराधी बाहर घूम रहे हैं। ये विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोषी ठहराने का एकदम क्लासिक उदाहरण है।
अब ये डेटा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये रात के अंधेरे और अनजान लोगों के खतरे वाले मिथक की धज्जियां उड़ा देता है। एनसीआरबी का डेटा लगातार चीख चीख कर कह रहा है कि 90% से ज्यादा मामलों में अपराधी कोई अनजान नहीं बल्कि पीड़िता का परिचित होता है। नवंबर 2020 की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट तो और भी हैरान करती है। 57% मामलों में अपराधी कोई और नहीं, परिवार का सदस्य या रिश्तेदार था। यानी खतरा अक्सर बाहर नहीं बल्कि बहुत करीब होता है। इसलिए इन सब भ्रांतियों से हटकर हमें कंसेंट यानी सहमति को समझना होगा। सहमति का सीधा सा मतलब है एक स्पष्ट समझौता जिसे किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। सोर्स साफ करता है कि कोई व्यक्ति चाहे नशे में हो या पहले से किसी रिलेशनशिप में हो, सहमति की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और हाँ, नाबालिगों के मामले में तो कानूनी तौर पर सहमति का कोई वजूद ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, अपराधियों की प्रोफाइलिंग और मूल कारण। अब तक हमने देखा कि कैसे समाज पीड़ितों पर उंगली उठाता है, लेकिन अब वक्त है उन लोगों पर फोकस करने का जो असल में इस सब के जिम्मेदार हैं, यानी अपराधी। 269 अपराधियों पर किए गए एक बहुत ही अहम शोध में उनके हिंसक व्यवहार की कुछ गहरी जड़ें सामने आईं। बचपन में किसी तरह का शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार सहना, 10 साल की उम्र से पहले ही अश्लील कंटेंट देखना, घर में माता पिता के बीच हिंसा होते देखना या जानवरों के साथ क्रूरता करना। सोर्स हमें समझाता है कि अगर नए अपराधियों को बनने से रोकना है तो हमें इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को समझना और सुधारना ही होगा। क्या ऐसे अपराध सिर्फ जवानी के जोश या किसी बेकाबू यौन इच्छा की वजह से होते हैं? बिल्कुल नहीं। सोर्स अपराधियों को 3 हिस्सों में बांटता है। पहले हैं पावर ऑफेंडर्स, जिन्हें खुद पर नियंत्रण महसूस करने के लिए दूसरों पर सत्ता जमानी होती है। दूसरे हैं एंगर ऑफेंडर्स, जो अंदर के गुस्से को हिंसा के रूप में निकालते हैं। और तीसरे हैं सैडिस्टिक ऑफेंडर्स, जिन्हें दूसरों को दर्द तड़पाने में एक अजीब सा विकृत मजा आता है। ये कोई जुनून नहीं है, ये एक क्रूर मानसिकता है। ये हमें लाता है खंड 5 पर, सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन की संस्कृति। आखिर कोई इंसान इस क्रूर मानसिकता तक पहुंचता कैसे है? इसमें हमारा मास मीडिया और हमारी टॉक्सिक मर्दानगी की सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेप कल्चर का मतलब सिर्फ अपराध करना नहीं है। इसका मतलब है वो तमाम फिल्में, चुटकुले और सामाजिक रवैये जो ऐसी हिंसा को बहुत नॉर्मल या मामूली बात बनाकर पेश करते हैं। सोर्स हमें याद दिलाता है कि कैसे इंडियाज़ डॉटर नाम की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि समाज उस फिल्म में दिखाए गए कड़वे सच का सामना करने में बेहद असहज हो रहा था। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे झलकता है। कबीर सिंह या कम वक्त इश्क जैसी फिल्मों में जबरदस्ती को कॉमेडी या रोमांस का नाम दे दिया जाता है। कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हिंसा पर जोक्स क्रैक करते हैं। मशहूर गानों में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता है और हमलावरों को हीरो बना के दिखाया जाता है। हमारी आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली गालियां हों या राजनीतिक बहसों में महिलाओं को दी जाने वाली धमकियां, ये सब मिलकर इस हिंसक सोच को खाद पानी देते हैं। मनोवैज्ञानिक मधुमिता पांडे की एक बहुत ही कमाल की स्टडी है जो इस फर्क को गहराई से समझाती है। जब उन्होंने सजा याफ्ता हत्यारों से बात की तो उनमें से ज्यादातर को अपने किए पर गहरा पछतावा था। उन्हें एहसास था कि उन्होंने किसी की जिंदगी खत्म कर दी है। लेकिन जब बात यौन अपराधियों की आई तो उनमें से ज्यादातर को कोई पछतावा नहीं था। महिलाओं को लेकर उनकी सोच इतनी रूढ़िवादी थी कि उन्हें लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। यही वो मानसिकता है जो इस अपराध को बार बार दोहराने लायक बनाती है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? खंड 6, 3 आयामी समाधान और आगे का रास्ता। इस पूरी व्यवस्था और मानसिकता को डिकोड करने के बाद अब हम सोर्स द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक समाधानों पर बात करेंगे। सोर्स हमें एक ऐसा 3 pronged अप्रोच देता है जिस पर सरकार और हम सबको मिलकर काम करना होगा। पहला कदम है जड़ पर प्रहार। स्कूलों में सही यौन शिक्षा देना और गुड टच, बैड टच के बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा कदम हमारी अपनी सोच से जुड़ा है। उन अश्लील गालियों और भद्दे जोक्स पर आज ही रोक लगाना जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा कदम है सिस्टम को सुधारना। पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों को भरना, उन्हें राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आजाद करना और अदालतों के काम में तेजी लाना। अंत में सोर्स हमें एक बहुत ही तीखे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या समाज बस यूं ही बैठा रहेगा और अखबार में अगली दिल दहलाने वाली सुर्खी के छपने का इंतजार करेगा, या फिर इस पूरी सड़ी गली हिंसक संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आज और अभी से शुरू होगा?
विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।